स्टेप है जिसको हम बोलेंगे रिलीज ऑफ स्पर्म लाइसेंस। तीसरा स्टेप रिलीज ऑफ स्पर्म लाइसेंस। ये स्पर्म लाइसेंस जो है ये एंजाइम होते हैं जो कि प्रेजेंट होते हैं कहाँ पर, एक्रोसोम में। कहाँ पर प्रेजेंट है ये, एक्रोसोम में, जो कि गोल्जी बॉडी का ही मॉडिफिकेशन है। ठीक है, तो ये जो स्पर्म लाइसेंस है ये एंजाइम 3 टाइप के होते हैं। पहला हम बोलते हैं कोरोना पेनिट्रेटिंग एंजाइम। ओके, दूसरा जो एंजाइम है उसको बोलते हैं हम हेलुरिनोडेज, हेलुरोनिडेज। और तीसरा जो एंजाइम यहाँ से सीक्रेट होता है स्पर्म लाइसेंस वो है एक्रोसिन। ये तीनों के फंक्शन जो है अलग अलग होते हैं। सबसे पहला कोरोना पेनिट्रेटिंग एंजाइम जो है ये क्या करता है, ये कोरोना रेडिएटा को डाइजेस्ट करता है। कोरोना रेडिएटा जो कि आउटर मोस्ट लेयर है ओवम की, तो उसकी सेल्स को ये डाइजेस्ट करने का काम करता है। हेलुरोनिडेज क्या करता है कि जैसे यहाँ पर आप देखेंगे कि हेलुरोनिक एसिड को ये डाइजेस्ट करता है, एक डाइजेस्ट हेलुरोनिक एसिड। अब ये हेलुरोनिक एसिड कहाँ पर प्रेजेंट होता है, ठीक है, तो हेलुरोनिक एसिड जो है ये आपका प्रेजेंट होता है जो कोरोना रेडिएटा की जो सेल्स होती है उसके, ये कोरोना रेडिएटा की सेल्स है जो कि आपकी फॉलिकुलर सेल्स होती है, इसके बीच में, उसके बीच में यहाँ पर इन सेल्स को बाइंड रखने के लिए इनके बीच में हेलुरोनिक एसिड प्रेजेंट होता है। तो इसको ये डाइजेस्ट करने का काम करता है, जिसकी वजह से ये सेल्स जो है लूज हो जाती है। तो ये हेलुरोनिक एसिड जो है यहाँ पर प्रेजेंट होता है। और तीसरा है एक्रोसिन। एक्रोसिन जो है ये डाइजेस्ट करता है किसको, जोना पेलुसिडा को। किसको डाइजेस्ट कर रहा है, जोना पेलुसिडा, जो कि इनर लेयर है। ठीक है, इस वजह से ये तीनों के तीनों जो स्ट्रक्चर है ये डाइजेस्ट हो रहा है स्पर्म लाइसिन की हेल्प से। अब फोर्थ जो स्टेप है जिसको हम बोल रहे हैं फॉर्मेशन ऑफ रिसेप्शन कोन। फॉर्मेशन ऑफ रिसेप्शन कोन, या फिर इसी को हम क्या बोलते हैं, फर्टिलाइजेशन कोन भी बोलते हैं। फर्टिलाइजेशन कोन है ना। अब इसमें क्या होता है कि जैसे ये एग की मेम्ब्रेन है, ये एक टाइप से इस टाइप से कोन बनाती है, क्योंकि ऊपर की जो मेम्ब्रेन्स है यह सभी डाइजेस्ट हो चुकी है। जो विटेलाइन मेम्ब्रेन होती है, ये विटेलाइन मेम्ब्रेन या जिसको हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलते हैं, ये एक टाइप से कोन बनाती है। और ये कोन वहीं पर बनता है जहाँ पर आके स्पर्म जो है इस टाइप से बाइंड होता है। ओके, तो इसको हम बोलते हैं फर्टिलाइजेशन कोन। ये जो स्ट्रक्चर है इसी को हम बोलेंगे फर्टिलाइजेशन कोन। ये है आपका सेकेंडरी oocyte, ये है आपका स्पर्म, और ये जो मेम्ब्रेन है ये कौन सी है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, या इसी को हम विटेलाइन मेम्ब्रेन भी बोलते हैं। ओके, फिर उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है, फिफ्थ स्टेप जो है वो है स्टार्ट ऑफ मियोसिस 2। ठीक है ना, तो यहाँ पर फिफ्थ स्टेप मैं लिख देता हूँ, स्टार्ट ऑफ मियोसिस 2। ठीक है, स्टार्ट ऑफ मियोसिस 2 में क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर ये एग है, ये एग ने बनाया है रिसेप्शन कोन। इस रिसेप्शन कोन पर आकर जो है स्पर्म बाइंड हुआ है इस टाइप से। जैसे ही ये यहाँ पर पूरी की पूरी मेम्ब्रेन्स जो है वो प्रेजेंट रहेगी। अब जैसे ही ये सेकेंडरी oocyte को स्पर्म जो है टच करता है, ठीक है, ये सेकेंडरी oocyte, जैसे ही स्पर्म सेकेंडरी oocyte को टच करता है, ये जो सेकेंडरी oocyte है ये सेकेंड पोलर बॉडी बनाता है। ठीक है, तो सेकेंड पोलर बॉडी कैसे बनेगी, इस टाइप से
ये एक छोटी सी सेलुलर स्ट्रक्चर जो है यहाँ से बाहर निकल जाता है, ये स्पर्म है, ठीक है। और ये जो है ये है सेकंड पोलर बॉडी, ठीक है। और पहले ये था सेकेंडरी oocyte, लेकिन जैसे ही सेकेंड पोलर बॉडी बनी है ना, बिकॉज ऑफ मियोसिस 2, तो जैसे ही स्पर्म सेकेंडरी oocyte को टच करता है, मियोसिस 2 स्टार्ट होती है, और मियोसिस 2 की वजह से क्या होता है कि सेकेंड पोलर बॉडी बन के अलग होती है, और ये सेकेंडरी oocyte अब क्या कहलाएगा, अब कहलाएगा एग। इसलिए हम बोल रहे हैं कि सेकेंडरी oocyte जो है वो एग में कब कन्वर्ट होगा, जब उसमें से सेकेंड पोलर बॉडी अलग होगी, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप जो है उसको बोलते हैं हम कॉर्टिकल रिएक्शन, उसको हम बोल रहे हैं कॉर्टिकल रिएक्शन, या इसी को हम बोल रहे हैं फॉर्मेशन ऑफ फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन, इसी को हम बोल रहे हैं फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन। अब इसमें क्या होता है कि जैसे ये आपकी विटेलाइन मेम्ब्रेन है, मान लीजिए इस टाइप से, ये है विटेलाइन मेम्ब्रेन। विटेलाइन मेम्ब्रेन मतलब कि आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो कि एग के ऊपर प्रेजेंट होती है। इस विटेलाइन मेम्ब्रेन के पीछे में यहाँ पर एक्सोप्लाज्म होता है, ये हम जानते हैं, ठीक है ना। ये इस टाइप से, ये मान लीजिए एक्सोप्लाज्म है, और एक्सोप्लाज्म के पीछे में रहेगा आपका यहाँ पर ooप्लाज्म, करेक्ट। अब क्या होता है कि और यहाँ पर साथ साथ में कुछ ग्रैनुल्स प्रेजेंट होते हैं, ये मैंने रेड कलर से बना दिए हैं कुछ ग्रैनुल्स। ये ग्रैनुल्स को हम बोलते हैं कॉर्टिकल ग्रैनुल्स, इनको हम बोलते हैं कॉर्टिकल ग्रैनुल्स। अब क्या होता है कि जिस एरिया में, जिस विटेलाइन मेम्ब्रेन के एरिया में स्पर्म ने टच किया है, वो जो मेम्ब्रेन है ये थोड़ा सा एक्सोप्लाज्म से अलग हो जाती है, मतलब ये यहाँ पर एक्सोप्लाज्म थोड़ा सा सेपरेट हो गया है, थोड़ा सा अलग हो गया है ना, डी अटैच हो गई है मेम्ब्रेन एक्सोप्लाज्म से। तो यहाँ पर क्या होता है कि ये कॉर्टिकल ग्रैनुल्स जो है वो एरिया की जो विटेलाइन मेम्ब्रेन होती है उसको अटैच हो जाते हैं, बाइंड हो जाते हैं इस टाइप से, और यहाँ पर एक खाली जगह बन गई है, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो खाली जगह बनी है इसको हम बोलेंगे पेरी विटेलाइन स्पेस। ये जो एम्प्टी स्पेस है इसको हम बोल देंगे पेरी विटेलाइन स्पेस। और ये जितना एरिया विटेलाइन मेम्ब्रेन ने रिलीज किया है ना, और जहां पर कॉर्टिकल ग्रैनुल्स अटैच है, इसको हम बोल देंगे, ये वाली जो मेम्ब्रेन है इसको बोल देंगे हम फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन, ओके। और ये फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन बनने की वजह से क्या होता है कि पॉलीस्पर्मी प्रिवेंट होती है, मतलब कि जैसे मान लीजिए यहाँ पर जो है स्पर्म टच किया है, स्पर्म टच की वजह से यहाँ पर फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन बनेगी, लेकिन एक आधे स्पर्म यहाँ पे भी टच किया है तो यहाँ पर फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन नहीं बनेगी। इसकी वजह से एक ही स्पर्म जो है वो फ्यूज कर पाता है। तो फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन का सिग्निफिकेंस क्या है कि इट प्रिवेंट पॉलीस्पर्मी, ठीक है ना। अब इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है 7th नंबर की, जिसको हम बोल रहे हैं फ्यूजन ऑफ गैमेट। फ्यूजन ऑफ गैमेट, या इसको कई बुक में फ्यूजन ऑफ गैमेटिक न्यूक्लियाई भी कहा गया है, ओके। इसमें क्या होता है कि ये एग है, ओके, ये सेकेंड पोलर बॉडी, ठीक है, और यहाँ पर स्पर्म जो है ये अटैच हुआ है, ठीक है। अब क्या होगा कि इसके एग के अंदर में यहाँ पर एग का न्यूक्लियस रहता है, और जो स्पर्म का न्यूक्लियस होता है वो भी इस एग के अंदर में एंट्री करता है। अब ये दोनों न्यूक्लियस जो है ये फ्यूज कर जाएंगे और एक कॉमन न्यूक्लियस बनेगा। तो ये वाला जो स्ट्रक्चर बनेगा इसको हम बोल देंगे जाइगोट, क्योंकि इसमें न्यूक्लियस जो है मर्ज हो चुके हैं। ये जो कॉमन जो न्यूक्लियस बन रहा है इसको हम बोल रहे हैं सिन कैरियन,
ठीक है, ये है एग का न्यूक्लियस, ये है स्पर्म का न्यूक्लियस, ठीक है ना। अब इसकी वजह से ये, अब जिस डायरेक्शन में, जिस पाथ में ये स्पर्म का न्यूक्लियस एंटर किया है, वो पाथ जो है वो कहलाता है कॉपुलेशन पाथ, है ना। तो कॉपुलेशन पाथ का अपना एक सिग्निफिकेंस है, वो हम 2 मिनट में डिस्कस कर रहे हैं। तो हम ये बोल सकते हैं कि पाथ फॉलोड बाय न्यूक्लियस ऑफ स्पर्म, ठीक है। तो कौन सा पाथ फॉलो हुआ है, ये वाला, ये देखिए यहाँ से ऐसे एंटर हुआ, तो मतलब ये वाला पाथ फॉलो हुआ है। तो ये जो पाथ है इसको हम बोलते हैं कॉपुलेशन पाथ। और ये कॉपुलेशन पाथ जो है, इसी के डायरेक्शन में एक्सिस ऑफ क्लीवेज बनता है। एक्सिस ऑफ क्लीवेज मतलब क्या होता है कि जो फर्स्ट जाइगोटिक डिवीजन होगा वो एक्सिस ऑफ क्लीवेज के ही डायरेक्शन में होगा। मतलब जो ये जाइगोट बना है, ये जाइगोट का पहला डिवीजन कैसे होगा, इसी डायरेक्शन में होगा। मतलब ये एक सेल बन जाएगी और ये एक सेल बन जाएगी। तो ये जो एक्सिस है, ये एक्सिस जो है, इसी को हम बोलते हैं एक्सिस ऑफ क्लीवेज। एक्सिस ऑफ क्लीवेज बोलते हैं हम। ओके, तो इस टाइप से हम जो है फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस को समझ सकते हैं। थैंक यू।